सियालकोट के आसपास बहुत से तारीखी इलाके हैं। ये इलाके सिखों के पहले गुरु और बानी बाबा गुरु नानक की जिंदगी के साथ कैसे जुड़े हैं। इन इलाकों में बड़ी तादाद में गुरुद्वारे क्यों बनाए गए। ये इलाके सिखों के लिए स्पिरिचुअल और फिर पॉलिटिकल सेंटर कैसे बने। डस्का का सिख जत्थों की लड़ाइयों और फिर महाराजा रंजीत सिंह की राइज में क्या किरदार था। पसरूर की जैन आबादी कहां से आई और फिर कहां चली गई। समड़याल के नाम की निस्बत किससे है। सियालकोट से जुड़े इन कस्बों और देहातों की कहानी जानिए इस वीडियो में। सियालकोट के हवाले से मैं एक और वीडियो में इससे पहले बात कर चुका हूं कि किस तरह से ये एक पुराना शहर है और पंजाब के मशहूर राजाओं की गद्दी रहा है। इस शहर में तारीख के कौन कौन से दौर गुजरे, यहाँ ब्रिटिश दौर में कैंट कैसे तामीर हुआ, यहाँ स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई और यहाँ के बुजुर्गों के हवाले से भी वीडियो में बात हो चुकी है। पिछली वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने सियालकोट से जुड़े कुछ और इलाकों की तारीख के बारे में पूछा था। अब ऑब्वियसली सियालकोट जितना तारीखी शहर है उसकी तमाम तारीख किसी एक वीडियो में बयान करना तो मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ रह जाता है। फिर इन शहरों के साथ जो कस्बे और छोटे गांव जुड़े होते हैं उनकी अपनी एक मुकम्मल तारीख होती है और आज के दौर में ये छोटे कस्बे या शहर जो अक्सर तारीखी होते हैं वो मिस हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में सियालकोट से जुड़े कुछ और इलाकों जिनमें खास तौर पर डस्का, पसरूर और समड़याल शामिल हैं उनकी तारीख को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। इसे एक तरह से आप पहली वीडियो की कंटिन्यूएशन ही कह सकते हैं और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर पहली वीडियो भी जरूर देखें क्योंकि उसमें बहुत सी चीजों को कवर किया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सियालकोट के पास इलाकों का हिस्ट्री से एक अहम कनेक्शन, इस जगह का पहले अफगानों और सिखों की जंगों में किरदार और फिर उसके बाद सिख मिसलों की आपस में लड़ाई के दौरान यहाँ के सरदारों की पॉलिटिक्स थी। इस हवाले से सियालकोट की मशहूर तहसील डस्का बहुत अहम रही है। डस्का सियालकोट का एक मशहूर इंडस्ट्रियल हब है। इस कस्बे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी बुनियाद मुगल दौर में रखी गई थी। इसके नाम के हवाले से सबसे पॉपुलर रवायत तो यह है कि ये नाम असल में 10 कोहा था। कोस पुराने वक्तों में किलोमीटर से पहले फासलों के लिए इस्तेमाल होने वाला पैमाना था। ये अपने आसपास दीगर वेल नोन टाउन्स यानी गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद और पसरूर से कमोबेश 10 कोस के फासले पर था। ये 10 कोस ही बिगड़कर डस्का बन गया। मुगल दौर में इसका नाम शाहजहाना आबाद रखा गया जो कि मुगल रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी साबित है। यहाँ से गुजरते हुए मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी फौजों समेत क्याम किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि डस्का के लोगों को ये नाम खास पसंद नहीं आया और वो इसे डस्का ही कहते रहे। किताब नगर नगर पंजाब में लिखा है कि एक और रवायत यह है कि यहाँ दास कौम आबाद हुआ करती थी जिसकी वजह से इस शहर का नाम डस्का पड़ा। ये बहुत पुरानी बात है। उसके बाद ये शहर उजड़ गया, लेकिन फिर जटों ने 600 साल पहले इस शहर को फिर से आबाद किया, लेकिन इसका नाम दासों के नाम पर ही रहा। पंजाब के बहुत से पुराने कस्बों की तरह डस्का भी अहमद शाह दुरानी के हमलों में तबाह हो गया था। जब अहमद शाह ने 1748 में यहाँ हमला किया तो लाहौर के मुगल गवर्नर मीर मनु को तख्त दिल्ली से कोई मदद न मिली। उसने अहमद शाह दुरानी के साथ मुआहदा कर लिया और 4 इलाकों सियालकोट, पसरूर, औरंगाबाद और गुजरात के रेवेन्यू अहमद शाह दुरानी को देने का वादा कर लिया, जिन्हें 4 महल कहा जाता था। ये 14 लाख रुपए सालाना बनता था। अहमद शाह दुरानी के हमलों के दौरान और फिर बाद में यहाँ सिख सरदारों ने अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया और उनकी ताकत का मरकज यही इलाका बना। ये पंजाब में सिख मिसलों या जत्थों का दौर था जब यहाँ के सिख सरदारों ने मुख्तलिफ इलाकों पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। पंजाब में उस वक्त कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। सियालकोट के पास इलाकों के इन सरदारों के बारे में सर लेपल ग्रिफिन ने अपनी किताब पंजाब चीफ्स में बड़ी डिटेल के साथ लिखा है, जिससे हमें यहाँ के कई इलाकों की तारीख का भी पता चलता है। पंजाब के इन इलाकों के रंजीत सिंह के कंट्रोल में जाने से पहले डस्का पर एक मशहूर सिख सरदार निधान सिंह का कब्जा था जो कि वड़ायत जट था और यहाँ का बड़ा बाअसर सरदार था। उसके बाप का नाम जस्सा सिंह था और उसे डस्का अपने बाप से जागीर में मिला था। उसने यहाँ एक कच्चा किला भी बनवाया था जिसे कोट डस्का कहा जाता था। जंग के 1883 के गैजेटियर में लिखा है कि अहमद शाह दुरानी के हमलों में डस्का के शहरियों को कोट डस्का में पनाह लेना पड़ी थी, लेकिन दूसरी तरफ निधान सिंह की पास के सिख सरदारों से नहीं बनती थी, जिनमें गुजरांवाला में महाराजा रंजीत सिंह का बाप महान सिंह, गुजरात का साहब सिंह भंगी, सियालकोट का पंजाब सिंह और वजीराबाद का जोध सिंह भी शामिल थे।
रंजीत सिंह जब पंजाब का महाराजा बना तो उसने निधान सिंह को अपने दरबार में एक बड़ी पोजीशन ऑफर की, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिस पर दोनों के दरमियान ताल्लुकात और खराब हो गए। तारीख मखज़न पंजाब में लिखा है कि रंजीत सिंह ने इस शहर पर हमला करके इसका मुहासरा कर लिया। कोट डस्का के खिलाफ रंजीत सिंह की इस कैंपेन में लाहौर की मशहूर भंगी तोप भी लाकर इस्तेमाल की गई। 1 महीने के मुहासरे के बाद निधान सिंह को डस्का का किला सरेंडर करना पड़ गया। निधान सिंह यहां से निकलकर पास ही किला शोभा सिंह चला गया और यूं 1809 में डस्का रंजीत सिंह के कब्जे में आ गया। शोभा सिंह का किला आलू वाले सरदारों के पास था, जिन्होंने निधान सिंह को पनाह तो दी, लेकिन उन्हें भी रंजीत सिंह ने शिकस्त देकर किला शोभा सिंह पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद निधान सिंह कश्मीर चला गया और उसने अफगान सरदार अता मोहम्मद को ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर वापस आ गया और उसे हरीपुर और डेरा इस्माइल खान में कुछ जागीर मिल गई। निधान सिंह का इंतकाल 1850 में हुआ। डस्का के करीब एक और गांव वडाला है, जिसका सिख दौर में मिसलों की राइज में बड़ा अहम किरदार था। किताब नगर नगर पंजाब में लिखा है कि इस गांव से मुतालिक मशहूर है कि 2 ब्राह्मण भाइयों ने यहाँ 2 गांव आबाद किए थे। बड़े भाई की बस्ती का नाम वडाला था और छोटे भाई की बस्ती का नाम नडाला था, लेकिन इसके बाद जटों ने आकर इन बस्तियों को दोबारा आबाद किया। उस जमाने में यहाँ एक सिख सरदार वडाला के सरदार मेहताब सिंह भंगी ने खासा असर रसूख हासिल कर लिया था। लाहौर के भंगी सरदारों की भी उसे सपोर्ट हासिल थी। इसकी महाराजा रंजीत सिंह के बाप महान सिंह से रिश्तेदारी भी थी, लेकिन महान सिंह को उस पर कुछ शक था कि ये उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। उसने एक तकरीब में उसे बुलाया। मेहताब सिंह अपने 500 सवारों के साथ बड़ी ठाट बाट से वहां पहुंचा, लेकिन महान सिंह ने उसे वहां गिरफ्तार करवा दिया और कैद कर दिया। उसी दिन महान सिंह ने एक फौज भिजवा दी कि वो वडाला पर कब्जा करे। वहां मेहताब सिंह के 4 बेटों ने इस फौज को खासा रेजिस्ट किया, लेकिन फिर तावान देकर उन्होंने महान सिंह से सुलह कर ली। सियालकोट के करीब एक और मशहूर सिख सरदार सिरावाली का सरदार मंगल सिंह था। सर लेपल ग्रिफिन ने लिखा है कि सिरावाली का नाम यहाँ होने वाले एक कत्लेआम की वजह से पड़ा था। सिंधु जटों के एक एंसेस्टर हुसैन ने 1500 के लगभग यहाँ गांव हसन वाला आबाद किया था। उसने कराया कबीले से जंग जीतने के बाद इनके सरों का एक ढेर लगा दिया था और उस पर अशनान लिया था, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम सिरावाली पड़ा। मंगल सिंह का बाप लाल सिंह था। मंगल सिंह की बहन ईश्वर कौर की खूबसूरती के दूर दूर तक चर्चे थे। उसकी शादी रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह से 1815 में हुई और इसी वजह से मंगल सिंह लाहौर दरबार के भी बहुत नजदीक हो गया। मंगल सिंह शहजादा खड़क सिंह की जागीरों की देखभाल भी करता था। खड़क सिंह के इंतकाल के बाद जब उसकी जायदाद जब्त कर ली गई तो मंगल सिंह लाहौर दरबार के खिलाफ हो गया और उसने सिखों के खिलाफ ही अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया। अंग्रेजों के पंजाब के टेक ओवर के बाद उसे अंग्रेज सरकार से ओहदा भी मिला, लेकिन 1864 में उसका इंतकाल हो गया। 1929 में डस्का में सिखों और हिंदुओं के दरमियान फसादात भी हुए, जो कि बहुत शदीद थे। ये गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट का दौर था। ये मूवमेंट बेसिकली महंतों से सिख गुरुद्वारों का कंट्रोल वापस लेने की एक तहरीक थी। महंत गुरुद्वारों के एडमिनिस्ट्रेटर थे। कई गुरुद्वारों के साथ ज़मीनें और उनकी इनकम भी जुड़ी होती थी, इसलिए ये महंत बहुत पावरफुल हो गए थे। ये मूवमेंट 1920 में शुरू हुई थी। डस्का में ये फसादात गुरुद्वारा संत वरयाम सिंह के कंट्रोल के इशू पर हुए। डस्का के हिंदुओं का कहना था कि यहाँ कोई पुराना मंदिर था जिसे गुरुद्वारा बना दिया गया था। 1947 के बाद डस्का ही वो जगह थी जहाँ आसपास के इलाकों से भारत जाने वालों का एक कैंप लगाया गया था। यहाँ 5000 के करीब लोग थे, जिन्हें फिर फौज की निगरानी में बॉर्डर क्रॉस करवाया गया। सियालकोट का एक और मशहूर इलाका पसरूर है। जंग के 1883 के गैजेटियर में लिखा है कि इस शहर की बुनियाद बाबर के दौर में पड़ी। इसके नाम के हवाले से भी मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक रवायत यह है कि ये इलाका बाजवा जटों ने आबाद किया था और अपने गुरु के नाम पर इसका नाम पारसरूर रख दिया था, जो कि बिगड़कर पसरूर हो गया। एक और रवायत यह है कि यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर का आना हुआ। इस इलाके की खूबसूरती ने उसे मशहूर कर दिया और उसने इस जगह को देखकर कहा कि क्या पुरसरूर जगह है। यूं इसका नाम पहले पुरसरूर हुआ, जो बाद में पसरूर हो गया। मुगल दौर में ये शहर एक अहम स्टॉप ओवर था और इसी हवाले से कई जगह तारीख में इसका जिक्र भी मिलता है। बाबर भी इस इलाके में रुका। सिख धर्म के बानी बाबा गुरु नानक 1517 और 18 के दरमियान 2 बार पसरूर आए। जहांगीर कश्मीर जाते हुए इस रूट को इस्तेमाल करता था। उसने यहाँ एक तालाब भी बनवाया था। दारा शिकोह जब यहाँ से गुजरा तो उसने तालाब तक पानी लाने के लिए एक नहर खुदवा दी, लेकिन फिर 1947 की तकसीम ने पंजाब में एक लकीर खींच दी और बॉर्डर की ये लकीर पसरूर के पास ही खींची गई और यूं ये इलाका जो पहले पंजाब के दरमियान में वाक़ था, एक बॉर्डर टाउन बन गया। लोगों का आना जाना बंद हो गया।
आते तो आगे कहाँ जाते, यहाँ तक तो आया जा सकता था लेकिन इससे आगे नहीं, और यूं ये स्टॉप ओवर की बजाय एक आखिरी स्टॉप बन गया। 1947 की तकसीम से पहले पसरूर के इन इलाकों में जैन खासी तादाद में आबाद थे। अकबर के दौर में ये इलाके उसके मशहूर जनरल मान सिंह की जागीर में शामिल थे। राजा मान सिंह ने यहाँ अपने उन लोगों को बसाया था जिन्होंने उसकी माली मदद की थी। इनमें कुछ जैन भी शामिल थे और ये उसी दौर में राजस्थान से यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ काश्तकारी तो शुरू की लेकिन साथ ही तिजारत भी। यूं इस इलाके में कपड़े की तिजारत भी होने लगी। आसपास के इलाकों में ये जैन ताजिर जाकर कपड़ा फरोख्त करते। इन ताजरों में बाबा धर्मदास भी शामिल था जिसकी यहाँ समाधि बनाई गई। मोहम्मद हसन मिराज ने पसरूर पर अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि बाबा धर्मदास भी यही काम करते थे। एक दिन वो घर से निकले लेकिन वापस सिर्फ उनका घोड़ा आया। वो लोकल जैन कम्युनिटी में खासे नेक नाम थे, इसलिए उनके चाहने वालों को उनके जाने का बहुत दुख था। उन्होंने यहाँ इनकी समाधि बना दी। 1947 के बाद यहाँ से तमाम जैन कम्युनिटी भारत चली गई। अब समाधि का क्या करते, यहाँ जैन तो थे ही नहीं। उनके मानने वालों ने यहाँ के ही पत्थरों और ईंटों से भारत ले जाकर उनकी 2 समाधियां बना दी, एक दिल्ली में और दूसरी मीरठ में, और यूं अब इनकी समाधियां वहां भी मौजूद हैं। पसरूर एक पुराना शहर है और इसके कुछ कदीमी दरवाजे अब भी मौजूद हैं। पुरानी आबादी इन्हीं दरवाजों के अंदर रहती है। सियालकोट के मशहूर बुजुर्ग इमाम अली उल हक, जिनका मैं पहली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, उनके भाई भी यहाँ दफन हैं। एक और बुजुर्ग मियाँ बरखुद्दार का मज़ार भी यहाँ है। समड़याल भी सियालकोट के पास एक पुराना इलाका है और अब एक तहसील है। इसके नाम के हवाले से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में तो कुछ वाजे नहीं, लेकिन कुछ रवायात ज़रूर हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा। एक ख्याल यह है कि यहाँ संभल के दरख्त थे जिनकी वजह से इसका नाम समड़याल पड़ा। किताब नगर नगर पंजाब में यह भी लिखा है कि यहाँ 600 साल पहले तक जंगल हुआ करता था और यहाँ गुज्जर कबाइल अपने माल मवेशी चराने के लिए आते थे। इनमें से एक खातून का नाम सुंबलन था जो यहाँ रहती थी और उसकी वजह से इस इलाके को सुंबलवाल कहना शुरू किया गया। ये सुंबलवाल बिगड़कर समड़याल बन गया। मुगलों के दौर में ये इलाका जटों को बतौर जागीर मिला और उन्होंने इसे फिर से आबाद किया। पुराना समड़याल कस्बा एक टीले पर आबाद था। समड़याल के मतवाजी गुजरात का मशहूर कस्बा जलालपुर जटा वाक़ है। एक ज़माने में कश्ती के जरिए लोग आर पार इन दोनों इलाकों में आते जाते थे। अल्लामा इकबाल का ननिहाल भी समड़याल का था और अब ये इलाका अपनी ड्राई पोर्ट की वजह से मशहूर है। सियालकोट और इसके आसपास के इलाकों की एक अहम बात, इनका सिखों के पहले गुरु बाबा नानक और सिखिज्म के साथ कनेक्शन है। सियालकोट और इसके आसपास के इलाके पंजाब के उन शहरों में से हैं जहां आपको कुछ बड़े तारीखी गुरुद्वारे मिलते हैं जो सिखों के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसकी वजह यह है कि बाबा गुरु नानक और फिर उनके बाद गुरु हरगोबिंद सिंह ने यहाँ खासा वक्त गुजारा। बाबा गुरु नानक की मुगल सल्तनत के फाउंडर बाबर से मुलाकात के बारे में रवायत है कि वो करीब ही एमनाबाद में 1521 में हुई थी, जिसका मैं गुजरांवाला की वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। बाबा गुरु नानक सियालकोट भी आए और उन्होंने यहाँ के आसपास के इलाकों में खासा वक्त गुजारा। सियालकोट के गुरुद्वारों में सबसे अहम तो गुरुद्वारा बेरी साहब है जो सियालकोट शहर के अंदर वाक़ है। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ बाबा गुरु नानक की मुलाकात सियालकोट के एक और मशहूर बुजुर्ग हमजा गौस से हुई थी। एक बेरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही मुलाकात का मकाम भी था जहां हजरत हमजा गौस मराकबा कर रहे थे जब दोनों की मुलाकात हुई। इस गुरुद्वारे को नथा सिंह ने तामीर करवाया था। जब भारत में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया तो उसके बाद कुछ लोगों ने इस गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन 2010 में इसे फिर से रेनोवेट किया गया और यात्रियों के लिए खोल दिया गया। इस गुरुद्वारे के नज़दीक एक और गुरुद्वारा भी है जिसे गुरुद्वारा बाउली साहब कहा जाता है। सियालकोट से समड़याल जाते साहूवाला पिंड आता है जहां गुरुद्वारा नानक सर है और ये वो जगह है जहां बाबा गुरु नानक ने 7 दिन क़याम किया था। डस्का में गुरुद्वारा पहली पातशाही फतेह भिंडर भी है और बाबा गुरु नानक यहाँ भी आए। गुरुद्वारा मंजी साहब पसरूर में बनाया गया जहाँ बाबा गुरु नानक ने क़याम किया था। ये गुरुद्वारा सियालकोट नारोवाल रोड पर है। पसरूर में देवका नाले के करीब इनकी मुलाकात एक बुजुर्ग मियाँ मिठा से हुई थी जिन्हें उनकी जुबान की मिठास की वजह से मियाँ मिठा कहा जाता था। बॉर्डर के पास चपराड़ में सालेपुर में बना गुरुद्वारा टाली साहब भी एक पुराना और तारीखी गुरुद्वारा है जिसके बारे में कहा जाता है कि सिखों के गुरु हरगोबिंद सिंह यहाँ आए थे। गुरुद्वारा 6वीं पातशाही भी डस्का के करीब लोटियां खुर्द में बनाया गया। यहाँ भी गुरु हरगोबिंद सिंह आए थे और इस गुरुद्वारे की निस्बत भी उनके नाम से ही है। यहाँ के गुरुद्वारों की लिस्ट लंबी है। इनमें से कई फंक्शनल हैं लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग्स अच्छी हालत में नहीं और इन्हें रिस्टोर करने की ज़रूरत है। इन गुरुद्वारों की यहाँ मौजूदगी इस बात का अलबत्ता पता ज़रूर देती है कि सियालकोट और इसके आसपास के इलाके सिखों के लिए सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी बहुत अहम थे।
पंजाब के हर कस्बे के साथ जुड़ी कई कहानियां हैं। सियालकोट के आसपास इन इलाकों की तो खास तौर पर अपनी एक तारीख है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सियालकोट के शहर की तो पहले ही मैं बात कर चुका था, लेकिन उसके आसपास के इलाकों जिनमें डस्का, पसरूर और समड़ियाल शामिल हैं, उनकी भी बात की जाए और उनकी तारीख को भी मुख्तलिफ हवालों से देखा जाए। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, और ये भी कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि इन कस्बों की तारीख भी जानी जाए। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।